29 नवंबर सन 2024 जुमा का दिन है। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर। हर दिन सुबह 8:35 पर आपके सामने हाजिर होते हैं और प्रोग्राम होता है सलाम जम्मू कश्मीर। और सलाम जेके में हमारी कोशिश रहती है कि हम ख़बरों से अपने नाजरीन को बाखबर करें। न सिर्फ जम्मू कश्मीर के नाजरीन को हम ख़बर बताते हैं, बल्कि दुनिया भर तक जिस ट्रांसमिशन को देखने वाले लोगों को हम दुनिया भर की खबर बताते हैं, देश दुनिया की खबर बताते हैं और कोशिश करते हैं कि हर खबर तह तक हो, तजिया हो, तबसरा हो और मामला जिस तरीके के उभर कर सामने आ रहे हैं उस पर सही तरीके से खबर आप तक रखी जाए। आज भी यह सिलसिला चलेगा। 10 बजे तक ये प्रोग्राम होगा और 10 बजे तक जब ये ट्रांसमिशन चलेगा तो हिस्ट्री ऑफ द डे भी होगी, तजिया होगा, तबसरा होगा, मेहमान के पास भी चलेंगे और आखिर पर 10 से 12 मिनट का वक्त होगा जब आपकी और हमारी गुफ्तगू होगी, मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू होगी, हुकूमत की नज़र वो सारी बातें करने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप हमारा साथ देंगे हमारी राब्ता साइट फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी, जहां पर हर पल हम आपके साथ रहते हैं और आप जिस प्यार के साथ वहां पर हमारे साथ शेयर करते हैं, मामलात, वीडियो शेयर करते हैं, खबर शेयर करते हैं, हमें उससे काफ़ी हौसला अफजाई हो रही है और ये उम्मीद हमें है कि हम आपकी सही अक्कासी में उस बात को सामने रखने में कामयाब होते हैं जिसकी आप हमसे उम्मीद करते हो। ये प्यार, ये मोहब्बत आज भी हमारे साथ पूरे दिन बांटिएगा। तो फिलहाल प्रोग्राम का टाइप फॉर्मेट है। सबसे पहले हिस्ट्री की किताब के पेज को खंगालते हैं कि आज के दिन हिस्ट्री में क्या कुछ हुआ है। अहम तरीन वाक़ात रखेंगे आपके सामने। मेरे साथी गौहर कुछ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। प्रोग्राम का आगाज़ हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर। तो प्रोग्राम की शुरुआत है फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से। आज 29 नवंबर है और आज मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है वो हम आपको बताएंगे। उसके बाद ही खबरों की शुरुआत करेंगे। और आज ही के दिन 29 नवंबर को 1864 में अमरीकी फ़ौज ने निहत्ते रेडान डियर पर हमला करते हुए 500 अफराद का कत्ल किया है। वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 2012 में फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मुबस्सिर रुकन का दर्जा मिल गया। वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 2016 में कोलंबिया में एक तैयारा हादसे का शिकार हुआ जिसके नतीजे में 76 अफराद की मौत हो गई। वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 1899 में हिस्पानी फुटबॉल क्लब FC बार्सिलोना का क़याम अमल में आया है। वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1989 में राजीव गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से इस्तीफ़ा दिया। वो आज ही का दिन था 29 नवंबर। और 29 नवंबर साल 1999 में महाराष्ट्र में दुनिया की सबसे बड़ी मेट्रो रेडियो टेलीस्कोप खोली गई है। वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 29 नवंबर साल 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीन को अरबों और यहूदियों के दरमियान तक़सीम करने को मंजूरी दी। वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1961 में पहला खलाबाज यूरी गगरेन हिंदुस्तान आया। वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1830 में पोलैंड में रूसी हुक्मरानी के खिलाफ बगावत शुरू हुई। आज ही का दिन था साल 1830 में। और आज ही के दिन 29 नवंबर साल 1944 में अल्बानिया को कब्जे से आज़ाद कर दिया गया है। वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 29 नवंबर साल 1944 में मशरकी जर्मनी में यूरेनियम की कान में धमाके से तकरीबन 3700 अफराद हलाक हुए। वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 29 नवंबर साल 1516 में फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड ने अमन मुआहदे पर दस्तखत किए। वो आज ही का दिन था। और साल 1516 तो नाजरीन ये थी तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी कि आज हिस्ट्री ऑफ द डे में क्या कुछ था मुल्की और आलमी सतह पर वो हमने आपको बताया है। अब बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत करेंगे और खबरों की शुरुआत करेंगे इशफाक गौहर। चले जनाब, खबर का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले ज़रा बात बैनुल-अक़वामी खबरों की करते हैं। और सबसे पहले आपको याद होगा कि गुज़श्ता दिनों हमने आपको कहा था कि लेबनान की हिज़्बुल्लाह और इजराइल के बीच जंगबंदी का ऐलान हुआ था और सिर्फ 24 घंटों के अंदर अंदर जंगबंदी टूटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक बार फिर यह दावा किया गया है हिजबुल्लाह की तरफ से कि सऊदर्न लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया है और बैक टू बैक कई मकामात पर फायरिंग की गई है। हिजबुल्लाह
और लेबनान के हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच था वो टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इजरायली फौजियों की जंगबंदी मुआहदे के बावजूद लेबनान पर हमला किया गया है और अब तक 70 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की इतलात सामने आ रही है। इजराइल की तरफ से यह साफ किया गया कि यह मामला तब सामने आया जब हिजबुल्लाह की तरफ से जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, यानी एक दूसरे पर इल्जामात लगाए गए हैं। याद रखिएगा, सऊदर्न लेबनान के अंदर पहले ही इजराइल की तरफ से यह साफ कर दिया गया था कि जंगबंदी जब तक मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल नहीं होती है तब तक जो मकीम वहां पर है, जो वहां से हिजरत कर चुके हैं, वो वापस ना आए। और अंदाजा इसी तरीके का था कि शायद सूरत हाल बेहतर नहीं होगी। तो फिलहाल बड़ी खबर यह है कि यूएस यानी अमेरिका और फ्रांस की जो मुसलसल काविशें थी कि इस इलाके के अंदर मुआहिदा हो, जंगबंदी हो और सूरत हाल पर काबू हो, वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। और इस तरीके से एक बार फिर मशरकी लद्दाख ये जो अपना सऊदर्न लेबनान है वहां पर जबरदस्त फायरिंग हुई है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इजरायली फोर्सेस ने मुबैना तौर पर जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए, जिसके नतीजे में 70 से ज्यादा लेबनानी शहरी मारे गए और 260 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि इजराइल की जानिब से जारी हमलों में लेबनान में मजमूई तौर पर शहीद मरने वालों की तादाद 4000 के करीब पहुंच चुकी है। इधर इजरायली फौज ने जनूबी लेबनान में रात के औकात में कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। एक और बड़ी और अहम डेवलपमेंट है कि इजरायली अफवाज ने जनूबी लेबनान में कर्फ्यू नाफिज कर दिया है ताकि मजीद सूरत हाल बेअबतर ना हो सके, इसलिए इजराइल की तरफ से यहां पर कर्फ्यू का निफाज कर दिया गया है। तो बड़ी खबर कि जंगबंदी टूटती हुई नजर आ रही है। इजराइल और लेबनान के बीच जंगबंदी का मुआहिदा टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सऊदर्न लेबनान में एक बार फिर मुआहिदा जो है वो टूटने के बाद हमला हुआ है, जिसमें 70 से ज्यादा लेबनानी अभी तक मारे गए हैं। तो चलिए नाज़रीन, ये थी लेबनान के हवाले से खबर। अब जरा बढ़ते हैं आगे, बात जरा उत्तर प्रदेश की करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के संभल इलाके में आज जहाँ नमाज जुमा है, वहीं इस मामले एक और बार अब इससे तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि अब मस्जिद कमेटी, जो जामिया मस्जिद कमेटी है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर दिया है और इस मामले में आज इसमें समाअत होगी। बाज़ाब्ता तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2 रुकनी बेंच है जो इस मामले की समाअत करेंगे और मस्जिद कमेटी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है और आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना इसकी समाअत करेंगे। बाज़ाब्ता तौर पर जहां मस्जिद के हवाले से सर्वे किया गया था, इस सर्वे को रोकने के लिए कमेटी ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और दूसरी तरफ से आज नमाज जुमा भी है और जुमा के पेश नज़र वहां सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। कल से ही वहां पर इंतजाम, लेकिन इंटरनेट खदमात जो है वो संभल इलाके के अंदर फिलहाल मुअत्तल है। लेकिन सबसे बड़ी और अहम खबर जो है, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर संभल मस्जिद जामिया मस्जिद सर्वे मामले पर आज समाअत करेंगे और समाअत खुद जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है संजीव खन्ना, वो इस 2 रुकनी बेंच जो है इसकी सरबराही करेंगे। याद रखिएगा, जहां आज मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर होगा और संभल उत्तर प्रदेश की जामिया मस्जिद, शाही जामिया मस्जिद के मामले पर फैसला आ सकता है, वहीं पर इतलात और खबर यह भी है कि पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर इसमें कार्रवाई को मजीद आगे बढ़ा दिया है, क्योंकि जिस तरीके से संगबाजी हुई थी, जिस तरीके से गाड़ियों को जलाया गया था, 4 लोगों की मौत हुई थी, उसमें अब तक 31 के करीब लोग गिरफ्तार हुए हैं। 7 FIR लगे हैं, जिनमें समाजवादी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट जियाउर रहमान बरक का भी नाम है। मकामी तौर पर समाजवादी पार्टी के जो MLA है इकबाल महमूद के बेटे सोहेल इकबाल, उसका नाम भी इस के अंदर जो है वो लगाया गया। ताहम आज सबकी नजरें जो है वो सुप्रीम कोर्ट पर रहेंगी, क्योंकि मैनेजिंग कमेटी जो शाही जामिया मस्जिद संभल की है, उत्तर प्रदेश की है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कहा कि जब पहला सर्वे हुआ था वो पुरअमन तौर पर हुआ, दूसरे सर्वे में जिस तरीके से एहतजाज हुआ है और जिस तरीके से वहां पर सूरत हाल उभर कर सामने आई और जिस तरीके से सिचुएशन को एराइज किया जा रहा है वो इंतहाई खौफनाक है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले का
नोटिस ले। सीधे ताबिश कमाल के पास हम चलेंगे जो इस मजीद खबर पर हमारे साथ अपडेट करेंगे। ताबिश, बड़ा इंपॉर्टेंट है जब हम संबल उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, पिछले कई दिनों से हंगामा पार्लियामेंट के अंदर भी है, पार्लियामेंट के बाहर तनाव भी है। आज सबसे पहले फ्राइडे है, जुम्मा का दिन है, तो किस तरीके के एहतमाम वहां पर किया गया? क्या मस्जिद के अंदर नमाज को इजाजत दे दी गई है और जो मकामी इंतजामिया है उन्होंने कोई एहतजाज ना हो इस ज़िम्मन में क्या तैयारियां की है? देखिए, सबसे पहले तो चूंकि आज जुमा है तो नमाज के हवाले से बात की जाए। मस्जिद कमेटी की तरफ से मस्जिद में ऐलान किया गया है कि आप जुमे की नमाज मस्जिदों के अंदर अदा करें और सभी मस्जिदों के अंदर जुमे की नमाज हर नमाज की तरह अदा की जाएगी और साथ ही शाही जामा मस्जिद में भी जुमे की नमाज अदा करने के लिए लोग पहुंचे। लोगों से ये भी जामा मस्जिद की तरफ से ऐलान करके कहा गया है कि आप किसी भी तरह से किसी अफवाह या बहकावे में बिल्कुल ना आए। आप नमाज अदा करने के लिए खामोशी के साथ आए, खामोशी के साथ वापस अपने घरों की तरफ चले जाए। ऐलान हो चुका है, इसलिए नमाज तो अदा की जाएगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहां तक सुरक्षा की सवाल की जाए वहां पर कड़ी सुरक्षा की गई है। भारी तादाद में पुलिस और जो फोर्सेज है उनको डिप्लॉय किया गया है, जिससे किसी तरह की कोई अफवाह या रूमर ना फैल जाए और लोग किसी तरह से कुछ गलत फहमी का शिकार होकर के कोई दोबारा से इतना बड़ा कोई प्रोपेगेंडा ना खड़ा हो जाए। और इसलिए वहां पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। साथ ही इंटरनेट सेवाएं फिलहाल अभी वहां पर बंद है और बाहरी लोगों का आना भी फिलहाल संभल में अभी बंद है। लेकिन आज जो सबकी निगाहें रहने वाली है गौर साहब, वो रहेंगी सुप्रीम कोर्ट पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 4 बहुत अहम पॉइंट्स हैं जिनको लेकर के शाही जामा मस्जिद पहुंची है, जिसमें उन्होंने कई अहम पॉइंट्स पर उन्होंने बातचीत रखी है और कहा है कि हमारी बात सुने बिना, पहला पॉइंट उन्होंने कहा कि हमारी बात सुने बिना ही निचली अदालत ने सर्वे का आदेश दिया, ये पूरी तरह से गलत था। दूसरी बात उन्होंने उसमें कही है कि ये जो मस्जिद है, देखिए ये जो है एक संरक्षित प्राचीन स्मारक है, यानी कि ये कहा जाए पुरातत्व विभाग की तरफ से संरक्षित किया गया है। 1904 का जो एक्ट है उसके तहत, तो इसको ये ऑलरेडी पुरातत्व विभाग के तहत रजिस्टर्ड है, इसलिए इस पर इस तरह की कार्रवाई नहीं की जा सकती है। तीसरी बात इसमें कही गई है कि सरकार इसे नेशनल स्मारक घोषित कर चुकी है, तो बिना सरकार की परमिशन के इस तरह का काम नहीं होना चाहिए था। और चौथी बात कही गई है कि 1991 का जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसका इसमें उल्लंघन किया गया है। इन 4 बातों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। शाही जामा मस्जिद के इंतजामिया कमेटी ने उन 4 बातों को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। जो कानून के जानकार हैं उनका मानना यह है कि ये जो शाही जामा मस्जिद की कमेटी ने 4 पॉइंट्स उठाए हैं, ये बहुत अहम पॉइंट्स हैं और इन पॉइंट्स को लेकर के सुप्रीम कोर्ट कोई अहम फैसला आज शाही जामा मस्जिद के लोगों के हक में दे सकता है। हालांकि ये तो फैसला आने के बाद पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से पॉइंट्स रेज किए गए हैं ये बहुत अहम पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये जो मस्जिद का इलाका है ये एक संरक्षित इलाका है, यानी इसमें किसी तरह की कोई तोड़फोड़ नहीं की जा सकती, किसी तरह की कोई बिना सरकार की परमिशन के यहाँ पर आप कोई कलर, अगर आप कलर भी मस्जिद में करना चाहें तो सरकार से आपको परमिशन लेनी होगी। आप कलर करना चाहते हैं या मस्जिद में आप कुछ डेवलप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी होगी। बिना परमिशन के ये काम नहीं हो सकते हैं, लेकिन सरकार की बिना परमिशन के इस तरह से निचली अदालत ने एक फैसला दिया जिसके बाद इतना बड़ा बवाल हुआ। तो आज सुप्रीम कोर्ट पर सबकी निगाहें रहेंगी, देखना ये बहुत अहम होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट संबल शाही जामा मस्जिद की कमेटी को क्या आदेश देता है और सरकार और निचली अदालतों को क्या आदेश देता है। क्योंकि देखिए दूसरा मामला बहुत गहमा गहमी से गर्म हुआ है, अजमेर का मामला, और ये पूरा मामला अब चूंकि पार्लियामेंट सेशन चल रहा है वहां पर भी गरमाया हुआ है। पार्लियामेंट में असदुद्दीन ओवैसी ने इस पूरे मामले पर अपना रिएक्शन दिया और उन्होंने कहा कि ताबिश मैं आता हूं दोबारा आपके पास, बस एक मिनट आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल जरा संबल वाले मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई होनी है, डिटेल्स क्या कुछ है सर्वे की, मतलब एप्लीकेंट्स की, वो ताबिश ने आपके सामने रख दिया। लेकिन जरा पार्लियामेंट की बात भी आपको बताते हैं, जहां आज इजलास का चौथा दिन है और मुसलसल पिछले 3 दिन के दौरान पार्लियामेंट के अंदर हंगामा हो रहा है और आज चौथे दिन भी हंगामे के आसार जो है वो नुमाया दिख रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर पिछले 3 दिन से कोई भी बड़ा बिजनेस नहीं हुआ है, कोई भी सरकारी काम सही तरीके से नहीं हुआ है। इस बीच अडानी का मामला, संबल का मामला,
और अजमेर दरगाह का मामला एक बार फिर उठता हुआ नजर आ रहा है। पार्लियामेंट के दोनों आईवानों में यानी लोकसभा और राज्यसभा के अंदर लगातार हंगामा हो रहा है और हंगामे के बीच जो सरकारी बिजनेस एडवाइजरी की तरफ से बिजनेस रखा गया था उस पर मुकम्मल तौर पर काम नहीं हो रहा है। इस बीच वजीर बराए पार्लिमानी अमूर किरण रिजिजू का भी बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ यानी अपोजिशन मेंबर्स जिस तरीके से सूरत हाल को उठा रहे हैं, जिस तरीके से लगातार पार्लियामेंट के इजलास को चलने नहीं दे रहे, ये अफसोसनाक है। जबकि सरकार हर मुद्दे पर बात करने के लिए और सुनने के लिए तैयार है, लेकिन उसके बावजूद भी वेल में आकर और स्पीकर के सामने खड़े होकर एहतजाज करके ऐवान के तकद्दुस और ऐवान के वक्त को ज़ाया किया जा रहा है। ताबिश कमाल, जरा पहले आज के दिन की बात बताएं। खबर यह है कि कांग्रेस से 3 से 4 मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने एक बार फिर आज क्वेश्चन आवर को सस्पेंड करने की बात कही है और सीधे हसास मामलों पर डिबेट डिस्कशन की मांग की है। एक तरफ से कांग्रेस की यह खबर है, दूसरी तरफ से समाजवादी पार्टी भी एक्टिवेशन मोड में नजर आ रही है और वो संभल और इस तरीके के मामला पर गुफ्तगू करना चाहती है। देखिए, अब इस चूंकि पार्लियामेंट सेशन चल रहा है तो इसमें अब 4 बड़े अहम मुद्दे आज उठने की उम्मीद जताई जा रही है। पहला जो अहम रहेगा वो गौतम अडानी का है, जिसको लेकर के लोकसभा में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद थे, उन्होंने नोटिस दे दिया है कि वो गौतम अडानी मुद्दे पर, अडानी ग्रुप पर बातचीत करना चाहते हैं, चर्चा चाहते हैं। ये नोटिस अब हो चुका है लोकसभा के लिए। दूसरी तरफ जो अहम बात है वो चूंकि संभल और अजमेर की जो घटनाएं हुई हैं उनको लेकर के कांग्रेस के राजस्थान के जो सांसद हैं वो और समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं उत्तर प्रदेश से, ये लोग मिलकर के इस पूरे मसले पर चर्चा चाहते हैं कि 1991 का जो एक्ट है आखिर उसको पूरी तरह से क्यों इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। क्या वजह है कि निचली अदालत उसकी अनदेखी कर रही है और इतना बड़ा मामला हो गया है। तीसरा जो मामला है वो मणिपुर का है, जिसमें लगातार कांग्रेस पार्टी अपना मुद्दा रख रही है और आज भी मणिपुर को लेकर के कांग्रेस ने अपना रुख साफ कर दिया है। और चौथा और अहम मामला है, चूंकि प्रियंका गांधी ने अब लोकसभा के मेंबर के रूप में शपथ ले ली है, तो अब वो वायनाड में देखिए हाल ही में एक बड़ी त्रासदी आई थी जहां पर 231 लोगों की जान चली गई थी और अभी भी वहां पर 45 लोग लापता बताए जा रहे हैं। ऐसे में वायनाड को लेकर के प्रियंका गांधी अपनी बात रख सकती हैं। वो आरोप लगा रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से किसी तरह की मदद वहां तक नहीं पहुंची है। राहुल गांधी इस बात को पहले भी कह चुके हैं। तो ये 4 बहुत अहम चीजें हैं जो आज हमें पार्लियामेंट के अंदर गूंजती हुई मिलेंगी। पार्लियामेंट के अंदर इन चारों बातों पर अपोजिशन चर्चा चाहता है कि आप इस पर चर्चा कीजिए। और इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने एक नई चीज यहाँ पर खड़ी कर दी है, ईवीएम का मुद्दा। ईवीएम को लेकर के अब कांग्रेस सड़क से लेकर संसद तक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार खड़ी हो गई है। संविधान दिवस पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि हम ईवीएम के मुद्दे पर सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई करेंगे और इस मुद्दे को लेकर के हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी या अपोजिशन के जो तमाम लीडर हैं वो ईवीएम के मुद्दे पर सरकार को नोटिफाई कराए। कुल मिलाकर हम ये माने कि आज का दिन भी हंगामे की नजर होगा और सरकार की तरफ से जो सेट बिजनेस रखा गया था उस पर कोई भी ज्यादा बात नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया ताबिश कमाल हमारे साथ नई दिल्ली से ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए कि पार्लियामेंट के रवा इजलास के दौरान आज का दिन जो चौथा दिन है वो किस तरीके से गुजरेगा, क्योंकि मुसलसल 3 दिन हंगामे की नजर अब तक हो चुके हैं। अब आते हैं जनाब जम्मू कश्मीर की खबरों पर, लेकिन बात जरा दिल्ली की ही है, क्योंकि बयान जो सामने आया है वो साबिक वजीर खजाना डॉक्टर हसीब द्राबू का है और दिल्ली के अंदर जम्मू कश्मीर पर मुनक्किदा अहम तरीन सेमिनार से उन्होंने बात की है, जिस दौरान उन्होंने दफा 370 पर भी अपनी बात रखी। न सिर्फ दफा 370 पर बात रखी है बल्कि यह भी साफ कर दिया है कि मरकजी हुकूमत की जो पॉलिसियां हैं वो किसी भी सूरत में जम्मू कश्मीर के हक में नहीं है। और जिस तरीके से यह दावा पेश किया गया था कि 370 रुकावट है तरक्की के अंदर, दरअसल एदाद शुमार इसके बरक्स है। कॉन्फ्रेंस इंडियन हैबिचुअल सेंटर दिल्ली के अंदर मुनक्किद हुई थी, जिस दौरान सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया, पीडीपी पर भी बरस पड़े और यह साफ कर दिया कि जो कुछ हो रहा है इससे एक नई सोच उभर कर आई है और यह नई सोच जो जमहूरियत की जड़ें मजबूत करने के लिए होनी चाहिए थी वैसी नहीं है, बल्कि डिवीजन हो गया है और ये डिवीजन इंतहाई खतरनाक है। एक तरफ से ये कहा गया, दूसरी तरफ से मरकज पर यह इल्जाम लगाया गया कि हमेशा वॉइसेस को खत्म करने की कोशिश की गई। एक जमाने में नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुकाबला करने के लिए अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस को बनाया गया, फिर आगे चलते हुए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को बनाया गया, जबकि सूबा जम्मू के अंदर वॉइसेस को असेंबल किया गया
न कि इस तरीके से डिवाइड किया गया। डॉक्टर हसीब ड्राबू टेक्निकल बात रख रहे थे, जो सेमिनार चल रहा था, सिंपोजियम चल रहा था, और किन अल्फाज का उन्होंने इस्तेमाल किया, जरा फटाफट से सुन लीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी खबर डॉक्टर हसीब ड्राबू ने जिस तरीके से एनालिसिस जम्मू कश्मीर के हालात का किया है। First point that you made, that Kashmir is not unique in having voted for religious things, is actually the tragedy. Because when Kashmir joined India, it was not on religion, like everybody else, including Bengal. So it is quite tragic that a state that had voted voluntarily under leadership, which is today being blamed, of National Conference, to join the Indian Union, was the only one to do so on the principles that violated the principles of partition, which was religion. So a Muslim majority state joined India. Now, if that state has gone to vote on religious lines, then it's a very big tragedy. Point number one. Two, there is no development narrative in 370. I'm an economist. I've spent 30 years of my life working on Kashmir economy. I will send you documents after documents. On every single indicator, we were better than Gujarat. Every single indicator, without exception. And data not produced by the Statistical Organization of Jammu and Kashmir, but by the NAS, National Accounts Statistics of India. I will share that with you if you, I'll take your email so that I can convince you of that. So there is no developmental narrative. As regards 370, when I said that what is there to abrogate, there are states right now where you and I cannot buy land. There are states now where you and I cannot travel without a permit, which is what J&K had. It was not unique. Along with 370, there was 371A, 371B and C and so on, which continue to be there. So India remains an asymmetric federation. It has been done only in the case of J&K that this was removed. The point I was trying to make was every single law and constitutional act applied to J&K, which was done, and I'm not saying this, it was said by the Home Minister of India in 1962 that we have done away with this. Why 370 came into being? It was never a part of Kashmir. It was not negotiated for J&K. Never. It was there in the Government of India Act of 1918 to rule the province, and Government of India Act 1935. Exactly that was replicated here. So there was nothing unique about it. Third, where the element came in was Article 35A, which wasn't there for anybody else, which was the real story of having said that has to be removed. So that part was the only one. 370 had nothing to do with it. I am not sure of what the gentleman there was asking me about in terms of infrastructure development and stuff. Yes, there are styles of governance. Congress and others like the Janata Dal, the NDA, the UPA, whatever they were, had a Kashmir policy. BJP has a different policy. I have said this many times over, that they have done what they have done with legitimate powers. And they have said this for 50 years that we want to abrogate it. So there's nothing against Modi or not Modi. It's a policy that was done. I think the interesting part of the BJP policy, which I saw as an analyst, was Congress used to run J&K through the security prism or through the intelligence, or what Usman called the deep state. BJP moved away from that and ran the Kashmir policy with a political agenda and a political firmness. And they lived with it perfectly fine. There's no absolute no grudge with it. Where I have said this many times, and that is how I would conclude, is the continuance of Article 370 was the biggest fraud perpetuated by the Congress on the people of J&K. And the abrogation of 370 was the biggest beguilement on the people of India. This is my bottom line. Nothing changed. Try and buy land today. Not possible. And why would, what investment has gone there? Let's look at it that way, no? Show me 1 rupee investment which has come.
I have myself ferried people from Bangalore, from Maharashtra, from West Bombay, please invest. I have taken people like Azim Premji, Narayan Murthy, Anand Mahindras of the world saying, please invest. Not a single rupee invested in 50 years. Why? What was the problem? If 370 was the problem, then there should have been tons and tons of money going in. Has one corporate gone to the rest of the country? And what are we talking about? 1960s. Birlaz invested in Jammu, Chenab Textile Mill, still the largest one. If there were restrictions on investments in Kashmir, why? How did it happen in 1961? 62? Taj Hotels had a hotel in Srinagar. Oberois were there. What wasn't there? अभी आप बता रहे हैं कि there was no Panchayati Raj in J&K. 1946 under Maharaja Hari Singh's rule enacted. 1989 considered to be the most radical Panchayati Raj done by people who have done academic work on it. That's not the issue. One of the things is we try to ignore what was there. Please spend some time on trying to see what was the biggest hurt that one has is how J&K was the first state in the world where a democratically elected government instituted land reforms, the most radical land reforms anywhere in India, anywhere in the world. Kerala happened under the communist regime later. You will be scared, you will find it difficult to find one book on land reforms in Jammu and Kashmir. There are tomes and tomes written on Kerala because you don't recognize the realities of that. But longer, there are others who will have to respond. हसीब द्राबू का उस खुतबे का एक छोटा सा हिस्सा मैंने आपके सामने रख दिया। आज दिन भर इस पर चर्चा भी होगी, लेकिन बड़ी बात उन्होंने हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट में भी कुछ बातें बताई। साबिका हुकूमतें जम्मू कश्मीर को किस तरीके से देखती थी, प्रिज्म कौन सा था, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस प्रिज्म, और बीजेपी ने एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क के तहत काम किया। काम होने के बाद किस तरीके की जो आवाज़ें आ रही है इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट की, उस पर डॉक्टर हसीब द्राबू ने एक डिटेल डिस्कशन के अंदर अपनी बात रखी है। आज दिन भर आप हमारे साथ बने रहिएगा, इस पर मजीद बातें जो वहां पर हुई है वक्फे वक्फे से आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया जी छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, और वो खबर ये है कि रिजर्वेशन पॉलिसी के मामले पर आज अदालत के अंदर अहम तरीन दिन है। क्या खबर है, किसने बिल, कौन अदालत तक चले गए, इस पर गुफ्तगू करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको यह भी बताएंगे कि किस तरीके से सूरत हाल बदली है और बात रखी है वजीर दाखिला अमित शाह साहब ने। छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।
ब्रेक के बाद दोबारा इस्तकबाल प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी सलाम जेके, और सलाम जेके में खबरों के सफर को बढ़ाते हैं आगे और बात जरा बेरोजगारी की करते हैं। इस बीच खबर वो बड़ी अहम जो बात हम आपके सामने रखे थे ब्रेक पर जाने से पहले कि रिजर्वेशन का मामला, जिस तरीके से ओबीसी और सभी लोगों को रिजर्वेशन मिली है, उस बीच ओपन मेरिट का मामला तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और आज जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन का मामला अदालत के सामने रहेगा। रिजर्वेशन पॉलिसी तरमीम 2024 पर आज अदालत के अंदर सुनवाई होगी। मारूफ वकील ज़हूर अहमद भट्ट ने बाज़ाब्ता तौर पर अर्जी अदालत के सामने लगाई है, जिस दौरान इतलात और खबर यह है कि आज डिवीजन बेंच इस मामले की समाअत करेगा। याद रखिएगा, मौजूदा हुकूमत उमर अब्दुल्ला वाली हुकूमत ने पहले ही कैबिनेट सब कमेटी का क़याम अमल में लाया है, जिसकी सरबराही वजीर बराए समाजी बहबूद सकीना यत्तू को सौंप दी गई है। अगरचे अभी कैबिनेट सब कमेटी अपनी मीटिंग कर रही है, अपने तरीके से काम कर रही है। इस बीच सियासी शोर के बीच मारूफ वकील ज़हूर अहमद भट्ट ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया को पार्टी बनाते हुए बाज़ाब्ता तौर पर रिजर्वेशन पॉलिसी अमेंडमेंट 2024 को चैलेंज किया है कोर्ट के अंदर। और आज तमाम नजरें जम्मू कश्मीर लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट पर रहेंगी, जहां पर इस केस की समाअत थोड़ी देर के बाद होनी है। कोशिश करेंगे कि एडवोकेट ज़हूर भट्ट साहब हमारे साथ ज्वाइन करें ताकि जो उनकी तरफ से एतराज़ात दिए गए हैं वो किस तरीके से है। बहुत शुक्रिया ज़हूर साहब ज्वाइन करने के लिए। अदालत के सामने आपने अपनी दरख्वास्त दी है और शायद एक्सपेक्टेशन ये है कि आज डिवीजन बेंच के सामने इसकी समाअत होनी है। जो बेसिक ब्रॉडर पॉइंट्स है वो क्या है, ओपन मेरिट को किस तरीके से आप डिफेंड करने जा रहे हैं? जी गौर साहब, जी गौर साहब, हमने ये पिटीशन की हाईकोर्ट में, जो भी ओपन मेरिट पे 10% रिड्यूस किया गया और जनरल कैटेगरीज को 70% किया गया और रिजर्व बैट आरबीआई को 10% पर लाया गया। और हमने चैलेंज किया ऑनरेबल हाई कोर्ट में और आज हेडेड बाय ऑनरेबल जस्टिस श्रीधरन एंड ऑनरेबल जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी साहब इसकी सुनवाई करेंगे। तो हमने इसमें जो चैलेंज लिया है दैट इज कि जो हमारे जो बेसिक लॉज है जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन लॉज, उसके मुताबिक ये से ज्यादा नहीं एक्सीड हो सकती थी, लेकिन डिस्पाइट दैट रिजर्वेशन रूल चेंज किए गए, अमेंडमेंट किए गए और जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है जम्मू कश्मीर की 80%, उसको 30%, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे सरकारी जॉब हो, चाहे प्रमोशन हो, 30% पर रिड्यूस किया गया, जो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इन्हीं बेसिस पर हमने इसको चैलेंज किया और हमने कोर्ट को ये दरख्वास्त की है कि इसको कम से कम ओपन मेरिट के लिए 50% सीलिंग रखी जाए, जो ऑलरेडी एपेक्स कोर्ट के 9 बेंच जजेस ने इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में हेल्ड किया है। और दूसरी बात यह है कि जो अब रिमेनिंग 50% है उसको भी एक कमेटी के तौर, पॉपुलेशन के तौर उसी हिसाब से रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। तो अब देखते हैं, आज इंशाल्लाह कोर्ट में हम आर्ग्यू इसमें करेंगे, तो वी आर एक्सपेक्टेड कि ऑनरेबल कोर्ट जस्टिस देगा, ऑनरेबल कोर्ट जस्टिस देगा। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ से चूंकि आज सीधी सी बात है, नोटिस भी जारी होनी है, सरकार को भी उसका भी आपका मौक़िफ़ होगा, लेकिन जो सरकार ने कैबिनेट सब कमेटी बनाई है और जिस तरीके से लोगों का मानना है कि जब तक ये पूरा प्रोसेस चलता है तब तक इंटरिम स्टे हो जाए जी, तमाम प्रोसेस रोक दिया जाए ताकि इनजस्टिस ना हो। क्या आज ज़िमनी जब आपकी बहस होगी इस बात की और तवज्जो दिलाई जाएगी ऑनरेबल अदालत की, जनाब तब तक एक इंटरिम ऑर्डर दिया जाए और ये प्रोसेस सारा रोका जाए ताकि किसी का हक न मारा जाए? हमने पिटीशन में इंटरिम रिलीफ में यही मांगा है, जो अभी जितने भी अभी एडवर्टीजमेंट्स आ गए, जैसे सब इंस्पेक्टर, बाकी जितने भी केस जो भी एडवर्टीजमेंट्स आए उन पर रोक दी जाए। जैसे बिहार में भी लास्ट ईयर हुआ था, वहां पहले स्टे किया गया,
और हमारी कोशिश रहेगी फिलहाल इंटरव्यू मिलाया जाए, किया जाए, जब तक अपोजिट साइड का भी सुना जाए उसके बाद इस पर फैसला आएगा। तो कोशिश करेंगे रिलीफ मिलने की। ये बताइएगा ज़हूर साहब, चूंकि आप अर्जी गुजार भी है, खुद वकील भी है, एक्सपेक्टेशंस क्या है? चूंकि आज पहला दिन है इस केस का, कब तक ये आ सकता है सुनवाई के लिए, और फिर वही प्रोसेस होगा, आपकी बात को सुना जाएगा और फिर नोट से जारी होंगी फिर आज के दिन? देखिए सर, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में लगा है, ये डिवीजन बेंच में मैटर लगा है, क्योंकि ये अल्ट्रा वायरस अब रूल्स चेंज किया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने लगना इससे एक दिखाता है ये अहमियत, केस एक खास अहमियत का है। और हमारी पूरी एक्सपेक्टेशन है आज स्टे भी हो जाएगा इंशाल्लाह, और केस एडमिट भी हो जाएगा, और ये केस जल्दी जल्दी चलेगा, इसमें टाइम नहीं लगेगा, सालों नहीं, इसमें महीनों में इंशाल्लाह इसमें पता है। चलिए, बहुत शुक्रिया ज़हूर साहब। आज दोबारा आपके पास दिन में चलेंगे क्योंकि मामला अदालत के सामने है। रिजर्वेशन और अमेंडमेंट पॉलिसी जो 2024 की सामने आई है, उसको लेकर एक बड़ा मामला सामने आया। अब डिवीजन बेंच के सामने ये पूरी बात चली गई है। अब देखना होगा कि डिवीजन बेंच इस पूरे मामले को किस तरीके से देखता है, क्योंकि आज इंटरिम रिलीफ भी मांगा गया है और पॉलिसी को रिवाइज और रिव्यू करने के लिए भी अदालत की तवज्जो मबजूल कराने की कोशिश की गई है। बात यहाँ नौजवानों की हो रही थी, लेकिन जरा बात वजीर दाखिला साहब की भी करते हैं। वजीर दाखिला साहब ने जम्मू कश्मीर को लेकर एक बड़ा दावा पेश किया है और मुल्क के सामने 4 बड़े चैलेंज हैं, उसका भी खुलासा आज वजीर दाखिला ने खुलकर किया है। वज़ीर दाखिला अमित शाह की, जिन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर काफ़ी बेहतरी आई है। गुज़िस्ता 10 सालों के दौरान जिस तरह से जम्मू कश्मीर में तब्दीली आई है वो काबिल सताइश है, काबिल तारीफ़ है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि मरकज़ खासकर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से जो जम्मू कश्मीर के हवाले से पॉलिसियाँ अपनाई गई हैं, वो इस बेहतरी के हवाले से उन्होंने इसे अहम करार दिया है। और साथ ही साथ कहा है कि कुछ 4 ऐसे चैलेंजेस हैं जो इस वक्त जो मुल्क के सामने हैं, जिन्हें ख़त्म करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, हुकूमत का मिशन है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो एक्सट्रीमिज़म है उसको ख़त्म करना है 31 मार्च 2026 तक। और जिन 4 चैलेंजेस का उन्होंने जिक्र किया है उनमें जम्मू कश्मीर के अंदर जो मिलिटेंसी उसका जिक्र किया है उन्होंने, उसके साथ साथ ही लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म उसको ख़त्म करना है, और इंसर्जेंसी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके अंदर, और साथ ही साथ नारकोटिक्स यानी कि मंशियात जो बढ़ता हुआ रुझान इस वक्त मुल्क के अंदर है। उन्होंने कहा ये 4 ऐसे चैलेंजेस हैं जो हुकूमत के सामने सबसे बड़े चैलेंजेस हैं और इनको ख़त्म करना वज़ीर आज़म और हुकूमत की जिम्मेदारी है और उनका मिशन भी है। बड़ी बात जो कल मसूरी के अंदर वजीर दाखिला साहब ने अपनी तकरीर में कही है कि 4 बुनियादी चैलेंज हैं जो इस वक्त मुल्क के सामने है, जिनमें जम्मू कश्मीर के अंदर इंतहा पसंदी, टेररिज्म है, फिर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, इंसर्जेंसी जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, और मंशिया नारकोटिक्स। ये वो 4 मुद्दे हैं जिस पर मुल्क को एक साथ होकर काम करना पड़ेगा। लेकिन यहीं पर उन्होंने ये भी कहा कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है ये मुकम्मल तौर पर 31 मार्च सन 2026 तक ख़त्म होगा। इसका ऐलान वज़ीर दाखिला ने कल मसूरी के अंदर किया है। ताहम ये साफ कर दिया है कि जिस तरीके से नारकोटिक्स यानी मंशियात का कारोबार चल रहा है और जिस तरीके की सूरत हाल है, इस पर हम सब ने मिलकर काम करना होगा। ताहम उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही वाली हुकूमत और वज़ीर आज़म की लीडरशिप में जिस तरीके से बुनियादी तौर पर काम किया गया है, उससे फ़ायदा न सिर्फ जम्मू कश्मीर की आवाम को मिल रहा है बल्कि पूरे मुल्क की आवाम ने राहत की सांस ली है, क्योंकि कानून में तरमीम लाई गई है और 150 साल ब्रिटिश एरा के कानून जो थे वो आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म कर दिए गए हैं और अवाम दोस्त कानूनों को मुल्क के अंदर राइज कर दिया गया है। चलिए नाज़रीन, बढ़ते आगे। बात जरा अब जम्मू कश्मीर की करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर कैंसर के मामलात में जिस तरह से इजाफा देखने को मिल रहा है गुज़श्ता सालों के दौरान, लेकिन जम्मू कश्मीर के इस हवाले से एक अहम बड़ा मसला जो है पीटी जो स्कैन मशीन है उसकी अदम दस्तियाबी की वजह से कैंसर में मुब्तला मरीज जो है उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ वादी कश्मीर के अंदर एक अस्पताल यानी कि सिक्किम सोरा के अंदर पीटी जो स्कैन मशीन है वो फ़िलहाल है, लेकिन दूसरे जितने भी बड़े अस्पताल हैं वहाँ पर इस मशीन की अदम दस्तियाबी की वजह से इस मर्ज़ में मुब्तला मरीज मुश्किलात के शिकार हैं, क्योंकि माना जाता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त कैंसर के मामलात, कैंसर के केसेस जो है उनमें इजाफा हो रहा है। लेकिन
लेकिन वादी कश्मीर के अंदर पीईटी सिटी स्कैन मशीन जो है सिर्फ एक है, वो सिक्किम सोरा के अंदर है। और 2017 से जीएमसी श्रीनगर के अंदर अगर हम बात करेंगे कैंसर केसेस की तो करीब 7000 केसेस, यानी कि गुज़िश्ता 7 सालों के दौरान तकरीबन 7000 से ज्यादा केसेस दर्ज किए गए हैं वादी कश्मीर के अंदर। और साथ ही साथ जिस तरह से पीईटी सीटी स्कैन फैसिलिटीज वादी कश्मीर के अंदर नहीं है, सिर्फ एक बड़े अस्पताल के अंदर है सिक्किम सोरा के अंदर, उसकी वजह से भी जो मर्ज इस मर्ज में मुब्तला मरीज है उन्हें वादी कश्मीर या जम्मू कश्मीर से बाहर जाना पड़ रहा है, क्योंकि वहां पर सिक्किम सोरा के अंदर एक तो रेट का मसला और दूसरा उन्हें काफ़ी टाइम के बाद वहां अपनी बारी का इंतजार करना है, इसके बाद ही उन्हें बाहर यानी कि जम्मू कश्मीर से बाहर जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मुश्किलात पेश आए। लेकिन अब माना जाता है कि एसएमएचएस यानी कि जो एसएमएचएस अस्पताल है वहां पर भी इस मशीन को नस्ब किया जाएगा ताकि जो इस कैंसर के मरज में मुब्तला मरीज है उन्हें कहीं ना कहीं आसानी होगी। चलिए जम्मू कश्मीर की सूरत हाल से आपको रूबरू करवा रहे हैं और सेहत शोबे के अंदर सेहत कितना बेहतर है उस पर जरा एक तवज्जो दीजिएगा। पेट स्कैन एक बुनियादी तौर पर मशीन है जहां पर कैंसर के मरीज का तशख़्ख़ुस किया जाता है, उसको टेस्टिंग की जाती है और पता लगता है कि किस स्टेज पर मरीज है। लेकिन अलमिया ये है कि जहां पर हजारों की तादाद में कैंसर रजिस्टर के अंदर कैंसर पेशेंटों की तादाद है और बाज़ाब्ता तौर पर मरकज से लेकर इमदाद भी फराहम की गई है, लेकिन अभी तक पेट स्कैन मशीन सिर्फ एक पूरे सूबा कश्मीर के अंदर, यह इंतहाई अफसोसनाक है। इस बीच इतलात और खबरों के मुताबिक अब जीएमसी के अंदर भी एक और मशीन लग सकती है, लेकिन टाइम डेट क्या है इस बारे में किसी को कोई चीज पता नहीं है। सिक्किम्स के आदादुशुमार ये बता रहे हैं कि जिस तरीके की सूरत हाल उभर रही है उसके हिसाब से हर जिले के अंदर पेट स्कैन को अब लाजमी करार देना चाहिए मरकजी हुकूमत को, यह माहिरीन का मानना है। इरफान फाजिल अपडेट करें जी, ये जो पेट स्कैन वाला मामला है पिछले कई सालों से लगातार हम सुन रहे हैं कि अब एक और फैसिलिटी होगी। सूबा कश्मीर की बात करें तो ये सूरत हाल है, सूबा जम्मू की सूरत हाल करें तो यही बात है। और इस वजह से तमाम मरीज जो कैंसर के हैं या जिन्हें इस बात का शुबा है कि उन्हें कैंसर हो सकता है उन्हें बैरूनी रियासत जाना पड़ता है एक छोटे से टेस्ट के लिए, और हुकूमत की नजरों में, इंतजामिया की नजरों में अभी तक भी इसको प्रायोरिटाइज नहीं किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया गौर साहब। जहां तक पेट स्कैन के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा, या जिस तरीके से कैंसर जो है अब ये काफी ज्यादा फैल रहा है, क्योंकि एज वी हैव सीन दैट लाइफस्टाइल जो है इसका जो डाइवर्जन है वो काफी ज्यादा चेंज हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से आजकल हम अपने लाइफस्टाइल को जी रहे हैं तो इसमें कई सारी चीजें ऐड ऑन हो गई है जो खाने पीने के साथ जुड़ गई है, जिससे कि कैंसर के मरीज जो है वो जम्मू कश्मीर में भी अब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एज वी हैव सीन सम क्रॉनिक, जैसे कि फॉर एग्जांपल एसोफेगस जेई जंक्शन जो है ये काफी ज्यादा जम्मू कश्मीर में फैल रहा है, जिसकी वजह से हमने देखा जो जंक फूड है या सॉल्ट फूड ज्यादा है या कह सकते हैं कुछ ऐसे खाने पीने की चीजें जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इसके शिकार हो चुके हैं। मगर साथ ही साथ जहां तक 3D डायमेंशंस का ताल्लुक है और 3D डायमेंशंस के जरिए जो मशीन जो इसको रेक्टिफाई करती है, इस डिजीज को रेक्टिफाई करती है, उसे पैट स्कैन कहा जाता है, जो इसके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। जबकि हम सोरा सिक्किम्स की बात करेंगे तो पिछले कई सालों से वहां पर एक ही मशीन है जिसमें तीमारदारों की तादाद भी काफी ज्यादा है और कतारों में जब लोग वहां खड़े रहते हैं और खास तौर पर हम कह सकते हैं कि जी हाँ नंबर टाइम पे नहीं मिलता है और उसके बाद वो बीमारी भी फैल जाती है जिसका इलाज जो मुआवजा सही वक्त पर नहीं होता है। इसके लिए अगर देखा जाए हेल्थ महकमे ने कई बारी जो है बड़े बड़े दावे बुलंद किए थे कि इस मशीन को बढ़ाया जाएगा, मैन पावर के साथ यूटिलाइज किया जाएगा, मगर मैं कह सकता हूं जू का तू ही है। साथ ही साथ अगर एसएमएचएस को लेकर मैं बात करूंगा, अब जो माहिरीन है या ऑफिशियल्स है उनका मानना है कि प्रपोजल जो है वो डाला गया है, मगर प्रपोजल कब तक सैंक्शन होगा, कब तक मशीन पूरी आएगी, कब तक इसका इम्पैक्ट ग्राउंड पर दिखाई देगा, वो भी बिल्कुल 0 से 0 लेवल पर है। क्योंकि तकरीबन 5,500 के करीब जो केसेस है वो जम्मू कश्मीर में दर्ज किए गए हैं, जिसमें हमने देखा कि 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी कैंसर से वाक़ा हुई है। साथ ही साथ अगर ये इस हेल्थ महकमे को लेकर ही मैं बात करूंगा तो कई सारी चीजें जो है इम्पैक्टफुल है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे कुछ मशीन्स जो खास तौर पर एक नॉर्मल मशीन, अगर एक्सरे को लेकर मैं बात करूंगा, ये भी कई टाइम तक कई अस्पतालों में खराब रही जिस पर हमने भी खबर की। मगर एक पैट स्कैन जो है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है और खास तौर पर इसके लिए हमने भी कई बारी जो है सरकार को इस बात को पहुंचाया,
मगर अभी भी हम देख रहे हैं, जब सौरा अस्पताल को लेकर बात करेंगे, एक बड़ा अस्पताल है जिसका इम्पैक्ट पूरे जम्मू कश्मीर में है, मगर अभी भी हम देख रहे हैं वहां पर एक ही मशीन है जिसकी वजह से लोडेड काफी ज्यादा है। तो कह सकते हैं कि इस वक्त तीमारदार जो है, जो बीमार, जो बहुत बहुत शुक्रिया इरफान फाजिल, आपका तफसील फराहम कर रहे थे। हम जहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर जो कैंसर के मामलात हैं उनमें इजाफा देखने को मिला है, लेकिन जो मशीन है CT स्कैन मशीन वो एक ही है फिलहाल। और उसके साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे कैंसर के मामलात की, वजारत सेहत की जानिब से, मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जो आंकड़े पेश किए गए थे, उनका मानना है कि कैंसर के मामलात जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ रहे हैं और साल 2019 और 22 के दरमियान तकरीबन 51,577 मामलात सामने आए हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे जो कैंसर की वजह से जिन लोगों की मौत हुई, जो इस मर्ज में मुब्तला थे, उनकी तादाद साल 2018 और 22 के दरमियान 35,623, यानी कि इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये तेजी के साथ जम्मू कश्मीर के अंदर फैल रहा है। चलिए जनाब, एक जरा बात पहले करते हैं बाई इलेक्शंस की, क्योंकि बाई इलेक्शंस जम्मू कश्मीर के अंदर हो सकते हैं और ये ज़िमनी इंतखाब जो होंगे ये 2 असेंबली निशस्तों पर होंगे और 2 असेंबली सेगमेंट्स पर ये बाई इलेक्शंस होने जा रहे हैं। और इस ज़िमन में पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है उस ज़िमन में उसको नाफिजुल अमल किया जाएगा और उसके तहत ही ये काम होगा। बडगाम और नगरोटा के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से तैयारियां मुकम्मल हो रही हैं और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक 20 अप्रैल सन 2025 से कबल इन दोनों निशस्तों पर इंतखाबात हो सकते हैं। ये बहुत काबिल ज़िक्र है कि उमर अब्दुल्ला 2 जगहों से जीत कर आए थे, गांदरबल और बडगाम से, और बडगाम की सीट और गांदरबल की सीट जीतने के बाद उन्होंने अक्टूबर 21 तारीख को इस बात का ऐलान किया था कि वो बडगाम से इस्तीफा दे रहे हैं और गांदरबल को रिटेन कर रहे हैं, इसलिए बडगाम की सीट खाली हुई थी। और देवेंद्र सिंह राणा जो कदावर नेता थे बीजेपी के, वो बीमार थे, उनका इंतकाल हुआ 31 अक्टूबर को, इस वजह से वो निशस्त भी खाली हुई। और अब माना जा रहा है कि सेक्शन 151A यानी 151A रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के तहत बाई इलेक्शंस कराए जाएंगे और ये लाजमी है कि 6 महीनों के अंदर ये इलेक्शंस होने चाहिए। बसूरत दीगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर इंतजामिया अगर तालमेल के साथ बैठे और ये बात सामने आए कि इंतखाबात कराने के लिए माजून और मुनासिब वक्त नहीं है तो इसे डेफर भी किया जा सके, लेकिन हालात बेहतर है, इसलिए सबकी उम्मीद यह है कि 6 माह के अंदर अंदर ये चुनाव हो सकते हैं। साल 2024 के इंतखाबात में याद रखिएगा उमर अब्दुल्ला ने बडगाम की सीट जीती थी और वहां पर मुंतजिर मेहदी जो आगा सईद हसन साहब के फर्जंद हैं उनको हराया था वहां से, मारूफ सेपरेटिस्ट लीडर आगा हसन के बेटे, और तकरीबन 18,000 वोटों की लीड वहां से ली थी। इसी तरीके से देवेंद्र सिंह राणा ने नगरोटा सीट जीती थी, उन्होंने अपने मद्दे मुकाबिल जोगिंदर सिंह को हराया था जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे और 30,000 से ज़्यादा वोट उनके पास चले गए थे। और इस तरीके से ये 2 कदावर नेता जीत कर आए थे, लेकिन एक की मौत हुई, एक ने सीट को खाली कर दिया और इस वजह से 6 माह के अंदर अंदर अब ये बाई इलेक्शंस हो सकते हैं, होंगे बडगाम और नगरोटा के अंदर। और पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के तहत 6 महीनों के अंदर अंदर ये इंतखाबात मुकम्मल करवाने हैं। तो चलिए नाजरीन बढ़ते हैं आगे, बात जरा HIV एड्स की भी करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर जहां हमने कैंसर के मामलात की बात की है वही HIV एड्स के मामलात में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हम बात करेंगे HIV एड्स के मामलात, तकरीबन 6,000 से ज़्यादा मामलात इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर है, उससे ज़्यादा कहीं माना जाता है कि केसेस में तादाद ज़्यादा हो सकती हैं, क्योंकि कुछ ऐसे मामलात भी सामने आते हैं अगर कोई इसमें मुब्तला होता है तो वो कतराता है, वो डरता है किसी के सामने इस बात का जिक्र करना। और फ़िलहाल जो आंकड़े इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर है, 6,600 से ज़्यादा मामलात एड्स के HIV के जम्मू कश्मीर के अंदर है। और माना जाता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से मंशियात एक बड़ी वजह है, वो इसकी एक बड़ी और अहम वजह मानी जाती हैं, मंशियात का इस्तेमाल। और उसके साथ साथ ही सोशल स्टिग्मा इसके अंदर माना जाता है कि इसकी वजह से भी लोग अगर इसमें मुब्तला होंगे HIV के, तो सोशल स्टिग्मा की वजह से वो इसको न दर्ज करवाते हैं ना ही वो इसका रजिस्टर करवाते हैं। और उसके साथ साथ ही माना जाता है कि गुज़श्ता कई सालों के दौरान HIV जो मामलात है उसमें इजाफा हुआ है। तफसीलात के लिए हमारे साथ श्रीनगर से इमरान नायकू जुड़ चुके हैं। इमरान, ज़रा अपडेट कीजिएगा
एक तो हमने कैंसर के मामला की बात की है, अभी दूसरा जो बढ़ता मामला है वो HIV का है। लगातार 6,600 से ज्यादा मामला इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर है। जी बिल्कुल, देखिए ये इंतहाई संगीन मामला है। जिस तरीके से अगर पिछले 3 दहाइयों की बात करें तो 6,000 से जायद HIV के केसेस अक्रॉस द जम्मू एंड कश्मीर रजिस्टर्ड किए गए हैं, जो एड्स कंट्रोल सोसाइटी J&K के फिगर्स के मुताबिक है। और जिसमें हमारी जो अभी कुछ देर पहले हमने भी एक स्किमिसोरा के एक डॉक्टर से बात की थी, एक एक्सपर्ट से भी बात की थी, और इसमें ज्यादातर जो केसेस है वो जम्मू रीजन के अंदर रजिस्टर्ड किए गए हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो फ्रॉम 1998 तकरीबन 1400 लोग जो है वो इस HIV एड्स की वजह से उनकी मौत भी वाक़ हुई है, और तकरीबन 1000 से जायद जो है वो AVR पर इस वक्त जो है लिविंग है। लेकिन कुल मिला के अगर देखा जाए ये इंतहाई संगीन मामला है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि HIV के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो फैक्टर है वो ड्रग्स का बताया जा रहा है। डॉक्टर्स की तरफ से भी और एक्सपर्ट्स भी इसको मानते हैं कि जो ड्रग्स का यूज, जो मंशियात का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो इसमें IDS यानी कि इंजेक्ट ड्रग यूजर जो है वो इसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। और साथ साथ जम्मू में अगर देखा जाए तो जम्मू के अंदर सेक्स वर्कर्स या जो लेबर्स है, मजदूर लोग हैं, या फिर ट्रक ड्राइवर्स के बारे में भी कहा जा रहा है कि उनकी वजह से ये एक जो है फैक्टर, ये एक इसका काज है। लेकिन कश्मीर वैली में अगर इन केसेस की तादाद बहुत कम है एज कम्पेयर टू जम्मू, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा जो फैक्टर HIV केसेस के रजिस्टर होने का है वो यहाँ ड्रग्स का है। और इसमें एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं, डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि और एक्सपर्ट्स इस बात को मानते हैं कि 6,000 से ज्यादा भी हो सकते हैं। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो HIV में मुब्तला होते हैं तो वो उनके लिए एक सोशल स्टिग्मा होता है, और वो खुद को जाहिर नहीं करना चाहते और कोई सोसाइटी के रुझान से वो शर्मिंदा होते हैं और वो डॉक्टर के पास जाने से कतराते हैं। और इसलिए ये जो फिगर है ये इससे भी और ज़्यादा हो सकता है। लेकिन एक सोशल स्टिग्मा को देखते हुए ये एडवाइस दी जा रही है कि इसमें एक कैंपेनिंग की जरूरत है, इसमें एक अवेयरनेस की जरूरत है, और खासकर जो ड्रग्स का रुझान बढ़ता जा रहा है इस पे काबू पाने की जरूरत है। और हुकूमत को एक मरबूत हिकमत अमली अपनाने की जरूरत है, सो दैट इस पे कंट्रोल किया जाए। जिस तरीके से सूरत हाल हमारे सामने है कि 6,500 से ज्यादा केसेस है, इस बीच जो सोसाइटी का रोल है, उस सोसाइटी का जिसके जिम्मे ये काम है कि वो ड्रग्स अवेयरनेस करें, ड्रग्स के रोका, ये जो एड्स है इसको कैसे रोका जा सकता है, और एड्स की अवेयरनेस करवानी है कि ये सिर्फ जिनसी ताल्लुकात से नहीं होती है और किन किन चीज़ों से होती है, ताकि जो सोशल स्टिग्मा है ये ख़त्म हो जाए। क्या वो कहीं कैंपेन आपको नज़र आ रहा है कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, घरों के अंदर, चौक चबूतरों के ऊपर, क्या उस तरीके का मैसिव कैंपेन जिससे ये सोशल स्टिग्मा हट जाता और लोगों को पता लगता है ठीक है जी एक मर्ज है, ये ठीक हो सकता है, काबिल इलाज है ये, लेकिन शर्म की वजह से इस पर बात ना करना, चोरी रखना। आज भी हमने देखा, रिसर्च में लिखा गया कि लोग बिल्कुल भी नहीं आते इस चीज़ को स्क्रीन कराने के लिए कि कहीं नहीं ये प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या मैं ये मानूं कि जिस सोसाइटी को ये काम सौंपा गया सरकारी तौर पर वो पूरी तरह से इसको संजीदगी के साथ नहीं ले रही है? देखिए, मैं समझता हूँ कि इसमें हुकूमत की भी जिम्मेदारी है और समाज के हर बाशऊर फर्द की ये जिम्मेदारी है कि वो इस मामले को इंतहाई संजीदगी से और आगे आए। और जहाँ तक आपकी बात का ताल्लुक है कि हम कितने अवेयर कर रहे हैं लोगों को और हम कितना इसमें सिंसियर है कैंपेनिंग के हवाले से, बहुत टाइम से हर शख्स चला रहा है कि ड्रग्स बढ़ रहा है। सरकार की तरफ से बहुत सारे ड्रग पेडलर्स को पकड़ा गया, NDPS एक्ट के तहत जेल में भर दिया गया, केस से उन पे आयद किया गया। लेकिन यही सोसाइटी का ये फर्द सवाल कर रहा है कि एक ड्रग पेडलर को पकड़ा जा रहा है, लेकिन जहां से ये ड्रग आती है, जहां से ये मैन्युफैक्चर होती है, वो रास्ते कहाँ है, उस जगह को क्यों नहीं जो है उस पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये हर एक सोसाइटी के फर्द का सवाल है। लेकिन मजमूई तौर पर ये हर एक ज़िश और शहरी की जिम्मेदारी है कि कैंपेनिंग में हिस्सा ले, अवेयर करे लोगों को। और सरकार के पास बहुत सारे फंड्स है कैंपेनिंग के लिए, मीडिया पब्लिसिटी के लिए, इसके लिए अलग अलग इदारे हैं सरकार के पास और फंड्स भी इनके पास मौजूद है। लेकिन
ऑन ग्राउंड हम देखते हैं अखबारों में, टीवी में, सोशल मीडिया पे तो बहुत कुछ कहा जा रहा है, लेकिन जब हम जमीनी स्तर पर इसकी अमल आवरी को देखते हैं या इसकी इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं, शायद उस तरह से हमें नजर नहीं आ रहा है जो कि हमें मीडिया पर या जो प्रेस रिलीज के जरिए हम देखते हैं। लेकिन इस पर सरकार को भी संजीदा होना है और सोसाइटी के हर फर्द को, खासकर हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, हमारे वालिदैन को, हमारे यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस को, और जो हमारे एनजीओज है और जो हमारे फलाही इदारे हैं, सो अपने जो थॉट्स हैं उनको, आइडियोलॉजीज को साइड में रखते हुए अगर हमें यकीनी तौर पर सोसाइटी को इस बीमारी से बचाना है, जिसमें एक शख्स जब मुब्तला होता है तो फिर वो सोशल स्टिग्मा की वजह से खुद को इलाज करवाने में भी शर्मिंदगी जाहिर करता है। तो इसलिए ड्रग्स के खिलाफ अच्छी कैंपेनिंग करने की ज़रूरत है, और ख़ासकर नौजवान जो इसमें सबसे ज़्यादा मुब्तला है। और जैसा कि एक होम मिनिस्टर की भी रिपोर्ट है कि 15 लाख के करीब जो जम्मू कश्मीर के जो यूथ है वो ड्रग्स में मुब्तला है। तो इस पे ये एक इंतहाई संगीन मामला है जिसपे सरकार को बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ सोसाइटी के हर फर्द को सामने आने वाला मामला है। लेकिन ड्रग्स के साथ जैसे हम लगातार आपको लास्ट टाइम में भी बता रहे थे कि ये जो इंजेक्टेबल मामला है, इंजेक्शन लगाने इंटरवेन वाला मामला है, उससे HIV फैल रहा है। और अब उस बात की आहिस्ता आहिस्ता करके तस्दीक हो रही है। जम्मू के अंदर फैक्टर्स कुछ अलग है, कश्मीर आते आते फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं। लेकिन ओवरऑल जब आप जम्मू कश्मीर को देखते हैं, जब हजारों की तादाद में HIV पेशेंट्स आपके सामने हो, तो अब इस पर भी ये जो शर्म का लिबादा है इसको उठाना पड़ेगा, बात इस पर खुलकर करनी पड़ेगी, और उन तमाम हसास सरकारी इदारों को भी सामने आना पड़ेगा ताकि एक मैसिव कैंपेन छेड़ा जाए, इस मर्ज को रोका जाए, इस पर बात हो, और मुअल्लिजीन भी खुलकर इस पर बात करें कि आखिर ये कैसे फैलता है, क्यों फैलता है, क्या ये कम्युनिकेबल है, नहीं है, कैसे कम्युनिकेबल है। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बात तालीम की हो रही है तो ज़रा बात आपको जम्मू सूबे की भी बताते हैं, जहाँ पर नो बैग्स डे बनाने का फैसला लिया गया है, और 10 दिन तक, आने वाले 10 दिन तक सूबा जम्मू के मुख्तलिफ स्कूलों के अंदर नो बैग डे होगा, ताकि नए अंदाज में तालीमी करिकुलम को आगे बढ़ाया जाए और उसे महसूस किया जाए। जी नाज़रीन, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू की जानिब से हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। जम्मू सूबे के जितने भी अजला हैं और उसके साथ साथ ही वहाँ पर जो तालीमी इदारे हैं, वहाँ पर 10 दिनों तक बैगलेस पीरियड, यानी कि 10 दिनों तक आपको स्कूल बैग नहीं ले जाना है। जितने भी स्कूली बच्चे हैं, बाज़ाब्ता तौर पर जो चीफ एजुकेशन अफसरान हैं उन्हें हिदायत दी गई है, उन्हें इंस्ट्रक्ट किया गया है, और साथ ही साथ जो डाइट प्रिंसिपल्स हैं जम्मू सूबे के अंदर, उनको बाज़ाब्ता तौर पर ये हिदायत दी गई है कि 10 दिनों तक आप बच्चों को बिना बैग के वो स्कूल आएंगे, स्कूल जाएंगे। और उसके साथ साथ ही इस पूरे जो प्रोसेस का मकसद है बच्चों को थोड़ा स्ट्रेस फ्री कराना है, और माहौल, एक ऐसा माहौल बनाना बच्चों का इन 10 दिनों के दौरान, ताकि वो स्ट्रेस फील हो सके और उनके अंदर जो स्कूलों का बोझ होता है पढ़ने लिखने का, उससे थोड़ा वो रिलैक्स फील करे। और ये 10 दिनों तक जम्मू सूबे के, सिर्फ जम्मू सूबे के अंदर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर ये हुक्मनामा जारी कर दिया गया है कि 10 दिनों के दौरान, 10 दिनों के अंदर आपको बच्चों को जो है उन्हें बिना बैग के स्कूल जाना होगा, सिर्फ जम्मू सूबे के अंदर। और इस सिलसिले में चीफ एजुकेशन अफसरान जम्मू के हैं और डाइट प्रिंसिपल्स हैं, उन्हें ये बाज़ाब्ता तौर पर हुक्मनामा भी हिदायत दी गई है कि वो इससे ज़मीनी सतह पर अमल आए, और बच्चों को फ़िलहाल 10 दिनों तक वो बिना बैग के स्कूल आएंगे, ताकि वो स्ट्रेस फील हो और वहाँ पर जो माहौल बना रहेगा, ताकि वो अच्छी तरह से खेल सके, बात कर सके और वो स्ट्रेस फील महसूस कर सके। तो चलिए नाजरीन, ये थी जम्मू सूबे के हवाले से खबर। जहां हमने जम्मू सूबे के हवाले से बात की, तो ज़रा बात किश्तवाड़ की भी करते हैं। किश्तवाड़ के अंदर भी कल पुलिस की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पर तकरीबन 7 मफरूर मिलिटेंटों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी जायदाद जब्त कर दी गई है। पुलिस की जानिब से, किश्तवाड़ पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है, जहाँ पर अदालत की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर हिदायत दी गई है कि जो 7 मफरूर मिलिटेंट है, जो कि इस वक्त माना जाता है कि पाकिस्तान या पाकिस्तान के ज़रिए इंतज़ाम कश्मीर के अंदर मुकीम है, और उनकी जायदाद जब्त कर ली गई हैं। 7 ऐसे मफरूर मिलिटेंट है, और उसके साथ साथ ही मज़ीद 29 मफरूर मिलिटेंटों की जायदाद की निशानदही की गई है, और उन्हें आने वाले दिनों के दौरान उनकी जायदाद को जब्त किया जा सकता है।
और ये जो 29 मिलिटेंट जो मफरूर मिलिटेंट माना जाता है किश्तवाड़ के अंदर, वो इस वक्त पाकिस्तान या पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के अंदर मुकीम है। और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर किश्तवाड़ पुलिस की जानिब से निशानदेही की गई है और आने वाले दिनों में उन 29 मिलिटेंटों की भी जायदाद को जब्त किया जाएगा। लेकिन फिलहाल 7 मिलिटेंटों की जायदाद जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें सीज किया गया है। और इससे पहले ज़िला डोडा और किश्तवाड़ के अंदर तकरीबन 36 ऐसे मिलिटेंट मफरूर मिलिटेंट जिनकी जायदाद को जब्त कर दिया गया है। और जो 7 जो ये मिलिटेंटों की शिनाख्त हुई है उनमें शहनवाज अहमद, बशीर अहमद मोगल, गाजिउद्दीन, सत्तारुद्दीन, इम्तियाज अहमद, मुजफ्फर अहमद और जावेद हुसैन गिरी। जो पुलिस ने इन 7 लोगों की मफरूर मिलिटेंटों की शिनाख्त की है, उनका जिक्र ज़िला किश्तवाड़ से उनका ताल्लुक है, लेकिन वो फिलहाल मफरूर है पाकिस्तान या पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के अंदर मुकीम है। चलिए जनाब, अब जरा बढ़ते हैं जी आगे। जरा बात अब करते हैं उस मामले की जो माशरे के साथ जुड़ा हुआ है, हमारी सोसाइटी के साथ जुड़ा हुआ, एंटायर जम्मू कश्मीर के लोगों का मामला है। क्योंकि लाखों लोग हमारे ऐसे हैं, चाहे वो लड़के हैं लड़कियां हैं, जिन्होंने 60 साल की उम्र से पार कर लिया है, शादियां नहीं हो पा रही है, और मुसलसल हम कोशिश कर रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों से गुफ्तगू करते हैं ये जानने की बुनियादी वजूहात क्या है। 2 4 5 वजूहात हमारे सामने, लेकिन अब जो हम गुफ्तगू करें वो ये है कि रेमिडीज़ क्या है जी, इससे हम बाहर कैसे निकले और हम सब ने किस तरीके से इसमें काम करना होगा। आज भी हमारे साथ मेहमान ज्वाइन कर चुके हैं, मोहताज अतारू बिल्कुल भी नहीं है, समाज और सोसाइटी के अंदर इनका एक मकाम है। हमारे साथ आज डॉक्टर शाजिया है, एसोसिएट प्रोफेसर है वुमेंस स्टडीज़ कश्मीर यूनिवर्सिटी की। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। इस वक्त मामला तमहीदन मैंने थोड़ी सी बात तो बता ही दी कि हमारी शादियों को रिलेटेड है, और जिस तरीके की सिचुएशन उभर रही है ये एक और अलार्मिंग ट्रेंड है। इसमें सुसाइड्स भी होती है, फिर फर्टिलिटी रेट हमारा डाउन है, तरह तरह के मुश्किलात हैं। चूँकि आप स्टडीज़ ही आपका यही है, ये जो फैक्टर हमारे सामने अभी है, एक जो बड़ा इशू हमारे सामने है, इसे अगर आपकी नज़र से देखें कितना बड़ा मामला है ये, और इस मामले को अगर हल करना है तो टेक ऑफ पॉइंट हमारा कौन सा है? क्या मैंने घर से इसकी शुरुआत करनी है या कहीं और से इसकी शुरुआत करनी है? बहुत शुक्रिया आपका मुझे प्रोग्राम में बुलाने के लिए और इस मौजू पे बात करने के लिए। मुझे लगता है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है इस वक्त, और कश्मीर में क्योंकि अगर हम बात करें तो पूरे भारत के जो नेशनल एवरेज है उसमें कश्मीर का अगर हम देखेंगे तो एज एट मैरिज ज्यादा है बनस्बत के बाकी स्टेट्स में, और इट्स फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। और इसमें इस ताखीर में या फिर इस देरी में जो रुझान है वो उसके कई सारे वजूहात है। समाजी मसला तो है ही है, लेकिन ये सिर्फ समाजी मसला नहीं है। इसमें बाकी जैसे माशी रीजंस हैं, मजहबी रीजंस है, कल्चरल रीजंस है जो हमें पहले समझने होंगे। और मैं थोड़ा बहुत पहले इस तनाजुर पे बात करूंगी और उसके बाद हम लोग इस चीज पे आ सकते हैं कि हम कैसे इस चीज को हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात है कि हम मॉडर्न तो हुए हैं, हमारी सोसाइटी बहुत मॉडर्नाइज हुई है, और उसका ताल्लुक हमारे एजुकेशन से है। हमारे काफी सारे जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो काफी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की पिछले कई डिकेड्स में, जब हम ग्रैपल कर रहे थे कि चाइल्ड मैरिज हो रही है जो एक बहुत बड़ा मसला था, और उसको बदलते बदलते हम यहाँ तक आ गए कि आज हमारा इशू बिल्कुल अलग है, जो हम लेट मैरिज डिलेड मैरिज के लिए बोल रहे हैं। इस मॉडर्नाइजेशन में हमारा अभी भी
हालांकि हमारी जो विमेन है वो बहुत ज्यादा हायर एजुकेशन में भी जा रही हैं, वो करियर ओरिएंटेड हो रही हैं, लेकिन जो पर्सनल चॉइसेस है इन मैरिज वो अभी भी अगर हम देखेंगे लड़कियों को ज्यादातर खानदानी दबाव में शादियां करनी पड़ती हैं, और रिश्ते का फैसला अक्सर कास्ट और क्लास के बेसिस पे होता है। और जो रिश्ते हमारे होते हैं इस चीज की वजह से मुश्किल बन जाता है कि हम सही मैच कैसे ढूंढें। ये एक तनाजुर है इसका। दूसरा ये है कि क्योंकि हमारी काफी सारी इकोनॉमिक ट्रांजिशंस हुई हैं और उसकी वजह से हम देखते हैं कि माशी तब्दीलियों से शादी के फैसले में ऑटोमेटिकली देरी होती है। ख्वातीन और मर्द दोनों के लिए हायर एजुकेशन और कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। माशी बेचैनी जो है जिसको हम कह सकते हैं, और जो हमारा रुझान है कि इंडिपेंडेंट जिंदगी गुजारी जाए, उसमें अखराजात बहुत बढ़ गए हैं। प्रेजेंट जो हमारी माशी हालात हैं उसमें जैसे एक नए शादी के बाद नया घर बनाना, उसको एक घर चलाना, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। प्लस शादी की जिम्मेदारियां ये ऑटोमेटिकली एक उस लेवल पे आया है कि जैसे चाइल्ड केयर है बहुत एक्सपेंसिव हो गया है, एजुकेशन आपके बच्चों की एक्सपेंसिव हो रही है, आपको घर खरीदना एक्सपेंसिव हो गया है। तो इन चीजों के दबाव में काफी सारे जो हमारे नई जनरेशन के लोग हैं वो ताखीर कर रहे हैं शादी में, ताकि वो पहले इस काबिल हो जाएं कि ये सब जिम्मेदारियां उठा सकें। सो इट्स नॉट जस्ट कल्चरल या फिर समाजी जो इशू है, ये सिर्फ उतना नहीं है, ये काफी डीप रूटेड है। कश्मीर में ख्वातीन की तालीम भी एक ऐसी चीज है जो लोग जो हम देखते हैं कि अक्सर उनका एक दबाव होता है कि जो शादी से पहले ही आप अपनी तालीम मुकम्मल करें, और अगर आप नौकरी करना चाहते हो, अगर आप देखेंगे स्टेटिस्टिक्स हमारे यहाँ मौजूद है कि अक्सर शादी के बाद बहुत सारी औरतें मजबूर हुई हैं कि वो अपनी एम्प्लॉयमेंट छोड़ती हैं, वो अपनी एजुकेशन छोड़ती हैं बीच में। उस वजह से एक डर है कि अगर शादी हुई तो हम शायद आगे बढ़ नहीं सकते, अपना करियर नहीं बना सकते या अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर सकते। और उस वजह से जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन के बावजूद हमें लगता है कि ख्वातीन को जो ये डर है कि रिस्ट्रिक्टेड एक लाइफ हो जाती है, उस वजह से भी ये ताखीर हो रही है। हम ये भी है कि क्योंकि ऑटोमेटिकली जब फीमेल्स की एज में ताखीर होती है तो वो नेचुरली जो आदमी होते हैं, जो बॉयज हैं, उनकी भी एज में ताखीर हो रही है, क्योंकि उनको उस लेवल पे आके क्योंकि उनके लिए ये इम्पोर्टेंट हो गया है प्रेजेंट इसमें कि दे हैव टू बी अर्निंग, और उनकी बेटर जॉब, और वो जहाँ पे एक सोशल प्रोटेक्शन दे सके विमेन को, वो उस लेवल पे आना एक बहुत जरूरी बात हो गई है। क्योंकि आपका रिश्ता मिलना बहुत मुश्किल है अगर आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस बेहतर नहीं है। ये भी एक माशरे में हमारी एक अनसर्टिनिटी बनी है कि हम लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स कैसे कर सकें। प्लस हमारी जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आए दिन हम लोग आपकी चैनल के थ्रू भी ये चीजें आती हैं, हम देखते हैं कि मीडिया के बहुत सारे सोर्सेस हैं जहाँ से हमें पता चलता है कि शादीशुदा जिंदगी में काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, और जो औरतें हैं वो शादी के बाद बहुत चीजों का सामना उनको करना पड़ता है। उसमें बहुत बड़ा फैक्टर है डोमेस्टिक वायलेंस का, जो एक बहुत आम हो चुका है हमारे समाज में, और इन चीजों से एक साइकोलॉजिकल फेयर भी बनता है। बहुत सारे कपल्स को ये लगता है कि इफ दे गेट मैरिड देयर विल बी दीज प्रॉब्लम्स, क्योंकि जो साइकोलॉजिकली आपको एक डर है कि शादी के साथ ये सारी चीजें वाबस्ता हैं, और इस वजह से जो है बहुत सारे लोग काफी
दबाव में हैं कि हम शादी इस वजह से नहीं करना चाहते। सो कहीं ना कहीं हमारा जो शादी कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इसका मयार है, वो काफी ट्रांसफॉर्म हो गया है। ट्रेडिशनल जो हम लोग एक मैरिज को एक सोशल ऑब्लिगेशन जो समझते ठीक थे, है डॉक्टर साहब, जिस अभी तरीके वो से उस आपने कहा लेवल कि पे नहीं हम है। ट्रांसफॉर्म जी। हुए हैं और ये ट्रांसफॉर्मेशन कहीं हद तक ज़रूरी भी है, कुछ यूनिवर्सल हालात भी ऐसे हैं, इस बीच अब जो तनाव है और जो मामला हमारे सामने है, ये कितना बड़ा है और ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या सही डायरेक्शन में हो रही है या इस लाइन को फाइन ट्यून करने की ज़रूरत है पहले मरहले पर? जी बिल्कुल, ये सही डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा है, क्योंकि हम मुझे लगता है कि जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेज हमें बताते हैं, उससे कई ज्यादा अभी बढ़ गया है। और शायद जो नेक्स्ट हम सर्वे करेंगे तो उसमें और ज्यादा इसमें बढ़ेगा ये मसला। इसमें काफी सारे इश्यूज हो जाते हैं हमारे के, जैसे जो हम बच्चों की केयर होती है, जो उनकी एजुकेशन होती है, हम उस पे सवाल खड़े होते हैं कि हु विल टेक केयर ऑफ देम, हु विल टेक केयर ऑफ द एल्डर्स इन द फैमिलीज। वो सवाल खड़े होते हैं आपके, जो ऑब्वियसली इस मैच्योर एज में आप जो शादी दो लोगों के बीच में जो होती है, उसमें भी बहुत सारी चीजें आ जाती है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं इस एज में। लेकिन और ऑब्वियसली आपको एक ग्रैपल करना पड़ता है एक ऐसे स्टेज पे जहां आपके पास और बहुत सारे ऑप्शंस नहीं होते हैं लाइफ में। लेकिन मुझे लगता है कि हमें इस बात के लिए काफी सारे इनिशिएटिव्स लेने की जरूरत है। जैसे कि एक प्री मैरिटल काउंसलिंग सेंटर्स की जरूरत है कश्मीर में, जहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसी सर्विसेज नहीं है जहाँ हम जनरेशन्स को इस बात का रुझान दे सकें कि जो शादी है उसको बहुत अच्छे से चलाया जा सकता है, उसको दो लोग जब साथ में रहें तो वो किस तरह से कंपैटिबल हो सकते हैं। प्लस इट्स ऑल्सो, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया कि हमारी एक मिलीनियल जनरेशन है जो पर्सनल चॉइसेस पे बिलीव करती हैं, जिनको लगता है कि पर्सनल चॉइस बहुत अच्छी है। लेकिन एक पेरेंटल जनरेशन होती है जिनको लगता है कि नहीं, हमको डिसाइड करना चाहिए, और उनके डिसीजंस किसी और चीज पे बेस्ड होते हैं। हमको वो जो एक गैप है उसको एड्रेस करना बहुत जरूरी शाज़िया है, जी, एक पेरेंट्स के चीज लिए जानना भी और चाहूंगा, बच्चों क्या के लिए आपको भी, लगता है ताकि कि हम उनको ये बता सकें। क्या आपको लगता है कि जो लड़के या लड़कियां हैं जिनकी शादी होनी है, उनकी एक बड़ी और अहम जिम्मेदारी है इस सब को रोकने के लिए? बिल्कुल, उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे जो मॉडर्न लाइफस्टाइल्स हैं और जो हमारे खासकर जो प्रैक्टिसेस हैं, हमारे सिंबॉलिक प्रैक्टिसेस बहुत बढ़ गई हैं हमारी शादियों के अखराजात में। ये एक इसका डायरेक्ट ताल्लुक इस चीज से है कि हम जो शादियां अब करते हैं, दे आर मोर मटेरियलिस्टिक, क्योंकि वो ऐसे स्टेज पे होती हैं जहां पे आपको मटेरियलिज्म, जो मैंने आपको बताया कि उसके क्या वजूहात है पीछे, कितना महंगाई जो बढ़ती है, तो उसकी वजह से आपका डॉवरी जो है वो भी कॉन्सेप्ट और बढ़ गया है, हमको दिखता नहीं है, लेकिन डीप डाउन वो इन सम अदर फॉर्म्स बहुत बढ़ गया है। और उसमें नौजवानों का बहुत रोल है कि वो अगर ये समझें कि ये सारी ये अखराजात अगर हम कम कर सकें, और मुझे लेकिन लगता है कि मोर देन द यूथ, गवर्नमेंट हैज टू स्टेप इन। उनको अपने कुछ रेगुलेशंस को स्ट्रिक्ट करना चाहिए, जैसे एक्सपेंसेस इन मैरिज हैज टू बी कंट्रोल्ड एट द स्टेट लेवल। वो इंडिविजुअल लेवल पे उतना असर नहीं रखेगा। प्लस जो डॉवरी का इशू है, ये भी हमको बहुत स्ट्रिक्टली, हमारे पास कानून तो है लेकिन उस कानून को इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। हमें बहुत एक स्क्वाड की जरूरत है जो स्टेट की तरफ से हो, जो इन चीजों को चेक कर सके, इन चीजों का बैलेंस रखे। बट इसके साथ साथ हमारे पास काउंसलिंग सेंटर जरूरी हैं, जो कि इनके जो मैरिजेबल एज में लड़के लड़कियां हैं,
उनको काउंसिल कर सके कि शादी असल में क्या है और उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, और वो किस तरह से आप उनके साथ डील कर सकते हैं, ताकि जो उनका जो फेयर है या उनके जो बाकी सारे एस्पिरेशंस हैं जो उनको लगता है कि शायद शादी के साथ खत्म हो सकते हैं, वो उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो एड्रेस हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी आरा रखने के लिए, बात रखने के लिए कि स्टेट को भी अपनी रिट लानी पड़ेगी। रिफॉर्म्स के तौर पर जिस दौर पर हम चल रहे हैं, शायद ये वो रिफॉर्म्स नहीं है जो हमें चाहिए थे, जिस सोसाइटी को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, उस रिफॉर्म से हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। तो ज़रूरत है कि ज़रा रिलुक किया जाए कि जिस दौर में मैं चल रहा हूँ क्या वो सही है नहीं है। आपकी फ़ोन कॉल्स को शामिल प्रोग्राम करने का वक्त आ गया जी, आप कॉल करेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा मौसम का मिजाज आपको बताते हैं। रात किस तरीके से वादी कश्मीर और जम्मू के अंदर गुजरी है मनफी दर्जे हरारत के बीच, और इस बीच महकमे मौसमियात क्या कुछ कह रहा है। एक बड़ी खबर के साथ आपके सामने कि ये दर्जे हरारत रात का है। श्रीनगर के अंदर रात का दर्जा हरारत -1.0 डिग्री। आज बादल भी दिखेंगे और धूप भी होगी, बारिश का कोई इम्कान नहीं है जी। काजीगुंड के अंदर भी सूरत हाल यही है कि -1.8 डिग्री। कुपवाड़ा के अंदर -0.4 डिग्री। पहलगाम के अंदर -3.4 और गुलमर्ग के अंदर भी 0.0 रिकॉर्ड किया गया है। यानी इन 5 में से पहलगाम सबसे नीचे जहां पर 5 डिग्री है। सोनमर्ग के अंदर -0.5। कोकरनाग के अंदर भी दर्जा हरारत 0 रिकॉर्ड किया गया है। पुलवामा के अंदर -3, बडगाम के अंदर -1 और शोपिया के अंदर -3। यहाँ पुलवामा और शोपिया जो है वो एक साथ है, -3 पर है। रेस्ट आप देख सकते हैं सूरत हाल 5 के स्टेशन की किस तरीके की बनी हुई है। यानी कुल मिलाकर पूरे सूबा कश्मीर की जब आप देखेंगे तो दर्जा हरारत रात को मनफी चला गया है। और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि सूरत हाल जो आने वाले दिनों में है, यानी आज रात से सूरत हाल बदल सकती है। कई मकामात पर बारिशों और बर्फबारी का भी इम्कान है। थोड़ी देर में उस खबर पर भी आएंगे, लेकिन जम्मू की सूरत हाल ये है कि रात का दर्जा हरारत 10.7। आज पूरा दिन धूप रहेगी। बानिहाल 1.0 पूरा दिन धूप रहेगी। बदरवा के अंदर बादल आपको दिखेंगे, लेकिन रात का दर्जा हरारत 1.0 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। कटरा के अंदर पूरा दिन धूप दिखेगी और 9.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जी कटरा के अंदर रात का दर्जा हरारत। किश्तवाड़ के अंदर पूरा दिन आपको धूप दिखेगी, लेकिन रात जो गुजरी है 4.7 डिग्री दर्जे हरारत रिकॉर्ड करके यहां पर भी गुजरी है। इसी तरीके से सांबा के अंदर भी धूप दिखेगी, लेकिन रात 6.2 दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। पुंछ के अंदर 3.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है रात का दर्जा हरारत। रजौरी के अंदर 3.2। लेकिन लद्दाख यूनियन टेरिटरी की जब आप बात करते हैं तो दर्जा हरारत गिर रहा है, यानी शदीद सर्दी की ओर लद्दाख जा रहा है। लेह के अंदर दर्जा हरारत -7.8 7.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और द्रास के अंदर जो दुनिया का सत्तरीन इलाका एक माना जा रहा है, यहाँ पर दर्जा हरारत -9.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है रात का दर्जा हरारत। लेकिन दोनों जगहों पर आज बादल भी होंगे और साथ साथ जब बारिश, तो शबाना दर्जा हरारत में मजीद गिरावट का इम्कान है। मरकजी महकमे मौसमियात की तरफ से इस बात की पेशन गोई की गई है। आज से 2 दिसंबर तक बारिशों और बर्फबारी का भी इम्कान है, महकमे मौसमियात ने साफ कर दिया है। 7 और 8 दिसंबर के दरमियान मौसम में फिर से तब्दीली होगी। हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी का इम्कान इस वक्त लगाया जा रहा है। तो इस तरीके से वेदर एडवाइजरी जारी कर दी गई है। रात का मौसम किस तरीके से रहा, डिटेल्स के साथ हमने पूरी खबर आपके सामने रख दी है। तो नाज़रीन, यहाँ पर खबरों का सिलसिला रोकते हैं क्योंकि कुछ कॉलर्स हमारे साथ वो इंतज़ार कर रहे हैं कि वो अपनी बात रखना चाहते हैं हुकूमत के सामने। लेकिन जब आप फ़ोन करें, टीवी की आवाज़ आप बंद करें, अपना नाम, अपने इलाके का नाम ज़रूर बताएगा और उन लोगों को भी मौका दे जो इस प्रोग्राम में शिरकत करना चाहते हैं। अगर कोई लगातार इस प्रोग्राम में, इस सेगमेंट में बात कर रहा है तो बराए मेहरबानी 5 या 10 दिन के बाद दोबारा फ़ोन करें, क्योंकि वो लोग भी काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं जो इस प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं। पहले कॉलर हमारे साथ हैं, देखते हैं कौन है और कहां से है। हेलो जी। हेलो, हाँ जी, मैं दिलीप पिंटा बोल रहा हूँ सर। जी दिलीप जी। हाँ जनाब, आदाब सर। जनाब, मैं आपका गुलिस्तान चैनल बार बार देख रहा हूँ, डेली देख रहा हूँ। और आपका जो सवेरे लाइव प्रोग्राम होता है बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को कि इसमें आप आम लोगों की आवाज उठाते हैं जी।
तो जनाब कल आपका एक प्रोग्राम था जिसमें आपने सतीश मालदार को बुलाया था, रिटर्न ऑफ कश्मीरी पंडित जी, रिटर्न ऑफ कश्मीरी पंडित। तो मेरा इसमें ये कहना है कि ये कुछ लोगों ने एक दुकान खोल के रखेगी सोसाइटी के नाम पे, जहाँ पे इनको पैसे कमाने हैं। बट बीइंग ए माइग्रेंट मैं उनकी इस प्रपोजल को आउटराइटली रिजेक्ट करता हूं, क्योंकि उस सोसाइटी को माइग्रेशन के साथ कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अगर हम माइग्रेंट है तो हम पीस मिल्स में रिटर्न नहीं जाएंगे। अगर गवर्नमेंट की कोई रिटर्न रिपैट्रिएशन पॉलिसी है तो दैट शुड बी डिस्कस्ड। बट एक इंडिविजुअल पूरी कम्युनिटी को, जिसका कोई कोई फुटिंग है नहीं कम्युनिटी में, तो वो कम्युनिटी को डॉज नहीं कर सकता और कम्युनिटी के नाम पे वो कोई दुकान खोलेगा, ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है जी। तो मैं आपसे एक इल्तिजा करना चाहता हूं कि आप गवर्नमेंट से ये राब्ता कायम करें कि भाई सतीश मालदार इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कश्मीरी पंडित कम्युनिटी। अगर उनके पास कोई ऐसा रोड मैप है तो वो कश्मीरी कम्युनिटी के जो हमारे बाकी लीडर हैं उनसे बात करें। ठीक है जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि रात देर गए मेरे पास ये भी खबर आई कि दाखिला वजीर के साथ भी शायद उनकी मुलाकात रात को हुई है और इसी ज़िमन में कोई डिस्कशन वहाँ पर हुआ है। लेकिन आपने अपनी बात रखी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीडबैक है जो आपने दिया है। इट विल डेफिनेटली गो टू स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए दिलीप जी आपका। वो एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ इशफाक साहब, हमारी एक ये अर्जी है कि जब हम शार्क टैंक से नारबल की ओर जाते हैं तो 2-4 कॉलोनियों को एक क्रॉसिंग बीच में है जो शार्क टैंक थाने के पास में है। बिल्कुल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी को दिक्कत होती है जब ये एसपी साहब वहाँ इस क्रॉसिंग पे वो ये कुछ ये बंद करवाता है, तो हमें फिर 2-3 किलोमीटर जाके आगे नारबल या फिर लावेपोरा से क्रॉस करना पड़ता है। तो ये हमारी दिक्कत है। अगर गवर्नमेंट ने क्रॉसिंग रखी है हमारे आराम के लिए, 4-5 कॉलोनियां हैं, तो फिर ये बंद क्यों किया जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। मुझे उम्मीद है कि एसपी ट्रैफिक साहब भी इस बात को सुन रहे होंगे और डीआईजी साहब भी इस मामले का संज्ञान लेंगे, नोटिस लेंगे कि रास्ता हाईवे है और इसमें डेजिग्नेटेड स्पॉट्स होते हैं, कट कहाँ पर है नहीं है, ये एक प्लानिंग के तहत चलता है और इस तरीके से सिक्योरिटी ब्रीच के नाम पर ना किया जाए। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। एक और कॉलर है जी हमारे साथ। हेलो जी वालेकुम सलाम। गौर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। गौर साहब मोहम्मद अयूब वानी बेमना पेट जी हुजूर हुकुम। हुजूर अर्जुम तुशु खालान गैर शादी शुदा 50 वुर या 50 वुर अलाव चाहे तिम लड़के या लड़की मगर यम तुम और खालान तिम सारी शाल दलील वन ना तुम मुकर्रर खालान, मगर कह वन बुनियादी मसल क्या बुनियादी मसल बेरोजगारी चाहे सह लड़के या लड़की। अगर कह रोजगार आह क्या कर खानदार, बेसिक वजह तमिस बिचारस कहें वुस बेरोजगार आह क्या खानदार कर तल मे वन तो सह क्या खे तमिस पगह तमिस अयाल सह खे तो अयालस क्या दी तथ सह कहें वन सिर्फ वन वाजवान तो वाजवान सह कर वाजवान सह पर मशीद मज मगर तमिस बिचारस रोजगार तुम रोजगार तुम रोजगार यह कोता कम मज कत्या हाय तो जाय गमित सन कोर तो लड़के गमित हाय तो जाय कुछ आजकल तुम पता अख जेनान 8 नफर बह पत खेनस ये मोल मोज कर क्या कम नौकरी क्या कोर तथ कहें वदान सिर्फ शाल दलील वनान वन तुम बार बार खालान उलमा खालान कह खालान मगर तुम पन तुम सच हेवान तिमन पता गरीब तो गरीबस गो क्या। चलो सटा शुक्रिया कॉल करने। एक और कॉलर जी हमारे साथ। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं फिरदौस अहमद बत्तख, प्रेसिडेंट लमरदार एसोसिएशन तहसील बोंजवा जिला किश्तवाड़ से सर बोल रहा हूँ। जी बताएं जी, हुक्म करें। सर हमें एक गुजारिशात रखनी थी सर हमारी तनख्वाह के बारे में। सर जी बताएं। जी सर हम लमरदार व चौकीदार जो है अपने महकमा के अलावा बाकी तमाम महकमा जात के साथ जो है काम करते हैं। अच्छा जी। चाहे वो महकमा तालीम हो या महकमा दही तरक्की हो या महकमा जंगलात या महकमा ज़राअत हो जी, इन महकमा जात के तमाम ऑफिसरान के साथ जो है मिलकर हम 24 घंटे काम करते हैं। अच्छा जी। और पेश रहते हैं।
इसके अलावा हम अपने अपने हल्का जात के छोटे व बड़े समाजी मसाइल भी हल करते हैं जी। और हम आउट ऑफ स्टेशन भी नहीं कहीं 10 या 20 दिन के लिए जा सकते हैं। तो इसलिए जो है हमारी जो तनख्वाह है वो टोटल 1500 रुपया दी जाती है, जो सरासर हमारे साथ एक मजाक है। इसलिए हम जो है वजीर आला जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से ये गुजारिश करते हैं कि हमारी जो है इस तनख्वाह को जो है जो दिन के हिसाब से 600 रुपया जो है रखा जाए। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। नंबरदार सदर साहब हमारे साथ थे, बता रहे थे कि तनख्वाह का मामला है जी, तनख्वाह बढ़ाई जाए, बहुत कम है जी। चलिए जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सबका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर इख्तिताम पसीर हुआ चाहता है 10 बजे।